नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। बेटा, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 9 चिड़िया, इसका भाषा अभ्यास। आज हम इस कविता का संपूर्ण भाषा अभ्यास बड़े ही अच्छे तरीके से विस्तार के साथ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता को हमने बड़े ही अच्छे से कविता गायन के द्वारा समझा था। तो अब शुरुआत करते हैं इसके भाषा अभ्यास की। भाषा अभ्यास में सर्वप्रथम आता है पाठ से में मेरी समझ से। मेरी समझ से में आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको सही लगता है उस ऑप्शन के आगे आपने तारा बनाना है। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। पहला दिया है प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप, निर्भय विचरण। निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, विचरण मतलब घूमना। तो साफ पता चल रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, लोभ और पाप, क्योंकि लोभ और पाप पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है। असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, या स्वार्थ और ईर्ष्या। तो बेटा यहाँ पर साफ पता चल रहा है समानता और एकता। ये जो पक्षी हैं ये सब मिलजुल कर रहते हैं, अर्थात सब में समानता है और सब मिलजुल कर खाते हैं, एकता भावना के साथ वो मिलकर रहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, वे कहती हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे मानव हमसे सीखो कि जीना कैसे जिया जाता है इस जग में, इस संसार में। पहला आकाश में उड़ते रहना, दूसरा बंधन में रहना, तीसरा स्वच्छंद रहना और चौथा संचय करना। संचय करना तो वो नहीं सिखाते कि इकट्ठा करते रहो, है ना। बंधन में रहना भी नहीं सिखाते और आकाश में उड़ना तो पक्षियों का काम है। तो स्वच्छंद रहना वो सिखाते हैं। स्वच्छंद का अर्थ होता है बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलकर करें मिलान की ओर। तो आइए उचित मिलान हम करेंगे। पहले दिया है, एक पंक्ति में संदर्भ है और दूसरे में उस संदर्भ से रिलेटेड भाव दिया गया है कि जिस पंक्ति में बोला गया है चिड़िया की बोली, चिड़िया की बोली से क्या भाव निकलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको मिलाना है। तो चिड़िया की बोली से कोई ना कोई संदेश निकलता है, कोई ना कोई मैसेज निकलता है। तो कौन सा मैसेज निकलता है जरा पढ़िए। चिड़िया की बोली से निकलता है प्रेम और स्वतंत्रता का मैसेज, अर्थात प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। तो पहले का क्या उत्तर आएगा आपका, 5वां। ठीक है, आगे है सोने की कड़ियाँ। सोने की कड़ियाँ क्या है, एक प्रकार का लालच है, एक प्रकार का बंधन है, पिंजरा है। तो ये क्या है, 2 का 1। ठीक है, बंधन और लालच। अगला है निर्भय विचरण, अर्थात बिना किसी डर के आसानी से जीवन जीना, बिना किसी के डर के। तो बिना किसी के डर के घूमना अर्थात स्वतंत्र रहना, और स्वतंत्रता से घूमना तो स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, अर्थात किसी के दबाव में ना रहना। मुक्ति का मंत्र क्या है। मुक्ति के मंत्र का अर्थ है हर प्रकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना और दिन भर काम करना, अर्थात मेहनत करना, तो श्रम और संतोष। तो पहले का 5वां, दूसरे का पहला आया, तीसरे का क्या आया, चौथा, चौथे का आया तीसरा और 5वें का आया दूसरा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियों पर चर्चा करने के लिए आपको, वैसे तो मैंने कविता बड़े अच्छे ढंग से करवाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कविता देख सकते हैं, फिर भी हम इन पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली पंक्तियां हैं,
चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। कि चिड़िया बैठकर हमें क्या सिखाती है? पक्षी हमें आपस में भाईचारा, प्रेम करना, प्रेम प्रीति मतलब प्रेम के साथ रहना, प्रेम और प्यार की भाषा सिखाते हैं। रीति मतलब होता है ढंग, ठीक है, हमें आपस में मिलजुल कर रहने का ढंग सिखाते हैं। फिर अगली है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। कि इनके मन में अर्थात पक्षियों के मन में किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं होता, अधिक पाने की लालसा नहीं होती, किसी प्रकार का पाप नहीं होता इनके मन में, ठीक है, और वह हर प्रकार से संतुष्ट रहते हैं। ये किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं करते, ये सेटिस्फाई ही रहते हैं। और अगला प्रश्न है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। अर्थात ये पक्षी क्या हैं? सीमाहीन, अर्थात ऐसी सीमा रहित आकाश में उड़ते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बिना किसी डर के निर्भय होकर, निर्भय मतलब कि किसी के भी डर में ना आकर निर्भीक होकर ये विचरण करते हैं, अर्थात घूमते हैं। आगे दिया है सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए में बेटा आपको कुछ पंक्तियों से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। कविता को पढ़ने के बाद आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की भावना यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? सब मिलजुल कर रहते हैं ना वो, ठीक है, तो हमारे लिए ये कैसे उपयोगी है ये वाली भावना? तो बेटा सब पक्षियों के मिलजुल कर रहने की भावना हमें भी क्या सिखाती है? मिलजुल कर रहना। ये भावना क्या है? हमें भी मिलजुल कर रहने की भावना हमारे अंदर डालती है, हमें आपस में सहयोग करने की भावना हमारे अंदर डालती है, लोभ और प्रतिस्पर्धा की भावना से ये हमें मुक्त करती है कि हमें जो है लालच नहीं करना है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये हमें संदेश देती है। आगे है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसे अलग है? कि पक्षी तो मात्र अपनी ज़रूरत भर ही संचय करते हैं, कि जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना ही वो इकट्ठा करते हैं। संचय मतलब इकट्ठा करना। परंतु इसके विपरीत मनुष्य क्या करता है? अपनी इच्छा और भोजन की कामना से महीने भर क्या वर्ष भर की व्यवस्था कर लेता है ना। पूरे के पूरे वर्ष की, पूरे के पूरे साल से संबंधित वो सारा सामान पहले ही इकट्ठा कर लेता है। यही नहीं, वो दूसरों के सामान को भी छीनने का प्रयास करता रहता है ना। तो पक्षी और मनुष्य का स्वभाव तो बिल्कुल ही अलग है। और अगला प्रश्न है, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? यहाँ पर ये पंक्ति में पक्षियों को स्वच्छंद बताया गया है कि उन्होंने देखो जितना भूख लगती है उतना खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं और उड़ जाते हैं, है ना। तो लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य को तो लोभ ने घेरा हुआ है, लालच ने घेरा हुआ है, और इसके विपरीत मनुष्य को ईर्ष्या ने घेरा हुआ है, लालसा ने घेरा हुआ है, स्वार्थ ने घेरा हुआ है। तो मनुष्य तो बहुत सारे कुप्रथाओं में फंसा हुआ है और बहुत सारी बुराइयों में वो बंधनों में फंसा हुआ है। तो इसीलिए मनुष्य को बेड़ियों में कहा गया है। यहाँ पर बेड़ियों का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को जेल में डाल दिया गया, नो। यहाँ पर बेड़ियों का अर्थ है कि मनुष्य ने स्वयं को किन किन जेल में डाला है? लोभ में डाला है, लालच में डाला है, ईर्ष्या में डाला है, दूसरों से नफरत करता रहता है, स्वार्थ में डाला है। ये सारे के सारे बंधनों ने मनुष्य को घेरा हुआ है। आगे जो अनुमान और कल्पना से रिलेटेड प्रश्न होते हैं बेटा, ये प्रश्न आपने अपनी इमेजिनेशन के अनुसार करने होते हैं। अपने मित्रों के सहयोग से आप इसको कर सकते हो। और इसके बाद आता है भाषा की बात। भाषा की बात में ध्यान से सुनना है, ये व्याकरण संबंधित पार्ट है। कह रहे कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्दों पर ध्यान देना है। गाती और सुनाती
रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के काम का बोध होता है कि चिड़िया गा रही है और सुना रही है, तो ये क्या कर रही है, कोई काम कर रही है ना। तो वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। तो हमने अपनी कविता में से भी ऐसे ही क्रिया शब्दों को ढूंढना है। तो चलिए देर किस बात की, अपनी कविता खोलते हैं और उसमें से कुछ क्रिया शब्दों को ढूंढ लेते हैं। तो कविता की पहले पैराग्राफ में से तो उन्होंने खुद ही छांट दिया, गाती है और सुनाती है। हम दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर 1 सिखलाती है। अगला, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। ये भी कोई ना कोई काम हो रहा है ना, तो सिखलाती है और बतलाती है। इनसे आपने वाक्य निर्माण करना है। तो क्या वाक्य बनाओगे, कुछ भी बना दो, जैसे कि माता मुझे खाना बनाना सिखलाती है, अध्यापिका मुझे पाठ पढ़ना सिखलाती है। ठीक है, बतलाती है में आप कह सकते हो दादी मुझे अपने बचपन की कहानी बतलाती है। और क्या कह सकते हो, दादा मुझे सैर की गई सैर के बारे में बतलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिखलाती और बतलाती आपने ढूंढ लिया और इससे आपने 2 वाक्य बना दिए। चलिए आगे क्रिया शब्दों को ढूंढें। अगले पैराग्राफ में तो वन में जितने पंछी हैं, वास, हिलमिल, इसमें हमें नहीं मिला। आगे चलते हैं तो अगले पैराग्राफ में सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, रहते हैं शब्द, कोई क्रिया हो रही है। खाते हैं, खाने की क्रिया हो रही है। जाते हैं, ये भी क्रिया हो रही है। बसाते हैं, ये भी क्रिया है। तो इस तरह से आपने बाकी के शब्द ढूंढने हैं जो कि क्रिया शब्द हैं और इनसे वाक्यों का निर्माण करना है। इसके बाद चलते हैं पाठ से आगे में। पाठ से आगे बेटा आपको भावों की बात दी गई है। भाव मतलब हमारे एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसे प्रेम, वीरता, दया, करुणा, क्रोध, हंसी, आनंद, डर, घृणा, आश्चर्य, ममता, शांति, सुख, दुख, ईर्ष्या, गर्व, निराशा, आभार, उत्साह, चिंता, आत्मविश्वास, सहानुभूति, उदासीनता और शंका। ये सब क्या है, भाव हैं। भाववाचक संज्ञाएं जिसको बोलते हैं ना, ये वो भाव हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, छू कर नहीं देख सकते। तो इन भावों को आपने पहले तो महसूस हम कर सकते हैं, इन भावों को हमने ध्यान रखना है और उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए कहता है कि जब आप नीचे दिए गए दृश्य देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप नीचे दिए गए भावों में से शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द भी चुन सकते हैं। अब आपको बेटा कुछ यहाँ पर दृश्य दिए गए हैं कि जब ऐसा होता है तो क्या मन में आता है, ऐसा होता है तो क्या मन में आता है। तो आप एक से ज़्यादा भाव भी इसमें से चुन सकते हैं। तो आइए चुनना शुरू करते हैं। तो पहला दृश्य क्या है, आपको मान लीजिए कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा भाव जब हमारे मन में आता है तो हम कैसा फील करते हैं, हम फील करते हैं आनंद। ठीक है, आनंद का भाव हमारे मन में आता है। उनके प्रति प्रेम का भाव भी हमारे मन में आ सकता है। अगला है, शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहाते हैं। तो हमारे अंदर क्या आता है, एक्साइटमेंट आती है। तो जिसको हम हर्ष बोल सकते हैं, प्रसन्नता या फिर खुशी का भाव भी आ सकता है। कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये माँ है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और माँ का भाव तो क्या होता है, ममता का भाव होता है, माँ की ममता। ठीक है, आगे कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक रहा है। तो कैसा भाव आएगा, हमें घृणा होगी उस चीज़ से, हम बोलेंगे छी छी, या फिर निराशा का भाव भी आ सकता है। तो मेन इसमें क्या आएगा, घृणा। ठीक है, कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डालता है। कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा है और उसको उसने कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में। तो हमें प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा कि बहुत अच्छा बच्चा, ये तो वेरी गुड।
ठीक है। कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज़ बाइक चला रहा है तो हमें क्या होएगा, उससे उसकी चिंता का भाव आएगा, हमें डर का भाव आएगा। तो ये जो डर या फिर उसकी चिंता देखने के बाद आगे है, दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं। ठीक है, दो प्राणी किसी कारण लड़ते हैं तो हम क्या, हमें भी क्रोध भी आ सकता है अगर हम हैं उसमें, और हम उदासीनता भी दिखा सकते हैं कि हम नेग्लेक्ट कर दें उन्हें। तो ये दोनों भाव हमारे अंदर आ सकते हैं, या तो क्रोध आ सकता है या उदासीन भी हो सकते हैं हम। ठीक है, कि लड़ने दो। आगे है, एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं है वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया अर्थात 3 पैरों वाली गाड़ी पर यात्रा कर रहा है। तो उसके अंदर कैसा भाव होगा, उसके अंदर होगा आत्मविश्वास। ठीक है, अर्थात कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है अपने ऊपर, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। और दूसरी तरफ हमें कैसा भाव आ सकता है, करुणा अर्थात दया का भाव हमारे अंदर आ सकता है, सहानुभूति अर्थात सिंपथी। ठीक है, किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमें इसके प्रति क्या व्यक्त करना है, थैंक्स। थैंक्स को बोलते हैं आभार। और अगर हम नेत्रहीन के बारे में सोचते हैं तो हमें दया भी आ सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है अर्थात गलत गालियां दे रहे हैं, तो उससे भी हमें क्या होती है, जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है, और घृणा भी आ सकती है। कोई व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है तो हमें शांति मिल सकती है, उस काम से सुख की प्राप्ति हो सकती है। और कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है तो इसका हमें आनंद प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह के भाव हैं, ये हमारे मन से आए हैं। आपके मन में जो जो भाव आए हैं आप वो भी इसमें लिख सकते हो। आगे चलते हैं, शब्द एक और अर्थ अनेक। उसके मन में लोभ नहीं, इस पंक्ति में मन का अर्थ है चित्त या फिर बुद्धि, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का है, तो मन यहाँ पर चित्त हो गया। और अगला है, व्यापारी ने किसान से 10 मण अनाज खरीदा। मन यहाँ पर माप की या तोलने की एक इकाई हो गई है ना, तोलने की क्रिया है। तो जब तोला जाता है तो मन ऐसे लिखा जाता है सेम ही, और मन चित्त के लिए भी सेम लिखा जाता है, परंतु शब्द तो एक ही है, अर्थ इनके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसी से संबंधित अगला एक और देखते हैं। मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल पर मंगल होगा। यहाँ पे क्या है कि इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक मंगल पहला, उसने दूसरे मंगल से कहा, दूसरे व्यक्ति से कहा कि मंगल को अर्थात मंगलवार को, मंगलवार मतलब यहाँ पर किससे है, दिन से, डे से। ठीक है, मंगलवार को मंगल पर अर्थात मंगल ग्रह पर, किस पर, मंगल प्लैनेट है जो ग्रह पर मंगल होगा अर्थात शुभ काम होगा। तो देखो मंगल शब्द सेम है, परंतु अर्थ कैसे कैसे प्रयोग किए गए हैं, पहले दोनों व्यक्तियों के लिए, फिर दिन के लिए, फिर ग्रह के लिए, और फिर शुभ काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, शब्द तो एक ही है परंतु अर्थ उसके अनेक बन गए। फिर कहते हैं कि आगे कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों और संदर्भों में हमें प्रयोग करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कर। कर का अर्थ होता है एक तो काम करना, और दूसरा होता है किसी प्रकार का टैक्स लगाना। तो कर के मैं यहाँ पर अर्थ बताऊंगी, वाक्य में प्रयोग करके आपने लिखना है। पहला कर है टैक्स, दूसरा कर है हाथ, और तीसरा कर है करना। ठीक है, तो इन तीनों से आपने वाक्य निर्माण करके देना है। जैसे एक बता देती हूँ चलो, कि ईश्वर ने हमें काम करने के लिए कर दिए हैं अर्थात हाथ दिए हैं। फिर हमें अपना टैक्स अवश्य देना चाहिए, तो हम टैक्स कैसे बोलेंगे, हमें अपना आय कर, आय मतलब वेतन का कर अवश्य देना चाहिए। और इसके अलावा तुम अपना काम कर लो।
ठीक है, तो तीनों तरह से हमने कर का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। इसी प्रकार से अगला है जल। अब जल का पहला अर्थ तो आपको पता ही है, पानी होता है ना। दूसरा अर्थ इसका होता है जल से जलना भी होता है, और तीसरा इसमें जल से हम लिख सकते हैं ईर्ष्या करना, जलन वाला जलना। ठीक है, तो आग जला दो, ठीक है, जल दे दो, वह उससे जल रहा है, तो ये ईर्ष्या हो गई। अर्थ, अर्थ के भी यहाँ पर हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक होता है इसका अर्थ मतलब, मीनिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा अर्थ हम धन को भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह फल का अर्थ होता है हमारे पास, एक होता है फ्रूट वाला फल, खाने वाला, ठीक है, और दूसरा क्या होता है परिणाम। कहते हैं ना कि इसका फल अच्छा नहीं होगा या इसका फल अच्छा होगा, तो परिणाम, ठीक है, अर्थात रिजल्ट। और आगे है आम के भी यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है आम मतलब जो फल हम खाते हैं, आम का फल है ना, और दूसरा होता है यह तो आम बात है, अर्थात साधारण सी बात है। ठीक है, साधारण शब्द। तो इस तरह से आपने इन शब्दों पर मैंने जो अर्थ बताए हैं, इन अर्थों के साथ वाक्य निर्माण करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ये था बेटा आपका ज़रूरी भाषा अभ्यास। अब हमारे पास बची हैं आज की पहेलियाँ, जिन्हें हम करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। तो तुरंत मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते रहिए हिंदी लर्निंग जोन पर। मिलते हैं अगली वीडियो के भाषा अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।